अभी तक आपने प्राचीन भारत का संपूर्ण प्रश्न नहीं देखे हैं तो आपको यह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्रेंड, अभी तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं और उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर हम कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का अब तक जितना ही प्रश्न पूछा गया है उसको एक एक करके देखेंगे। फ्रेंड, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको यह परीक्षा के लिए हेल्पफुल है तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, बिहार में होने वाले एग्जाम ही नहीं सभी प्रकार के एग्जाम के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा जो अब तक पूछा गया है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न में। तो मध्यकालीन भारत का पहला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। जो आधुनिक भारत का पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए है तजाउद्दीन यलदौज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है नसरुद्दीन कुवाचा। तो उसका फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अक्ता प्रदान किया था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रदान स्थापित हो गई थी। जो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अक्ता प्रदान किया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था। यानी मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कौन सा शासक था और कब जो है यह पराजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी 1178। 1178 में मोहम्मद गौरी ने एक गुजरात पर आक्रमण किया था जो उस समय वहां का शासक मूलराज द्वितीय था जिसके द्वारा वह पराजित हुआ था और मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी का जिक्र मिलता है जो भीम द्वितीय का पुस्तक है। यह विवाद मूलराज द्वितीय के शासन काल में 1178 में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासन काल 1178 में होने के प्रारंभ के कारण है। इसलिए कुछ इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण को 1178 के समय गुजरात चालुक्य सोलंकी वंश मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करता था। सही उत्तर आपको हो जाएगा मूलराज द्वितीय के समय और 1178 ईस्वी में। अगला है प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश स्थापित हुआ था वह गुलाम वंश स्थापित हुआ था। गुलाम वंश के संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 ईस्वी में स्थापित किया था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसमें पूछा गया है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था। बलबन, रजिया, इल्तुतमिश और नासिर उद-दौला। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है कि इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लामा का भाग बन गया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन था। लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन के राजधानी जो था आपको लाहौर था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया था। एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को और मलिक जानी को। उसका सही उत्तर आपको हो जाएगा मलिक जानी। इल्तुतमिश में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश जो है बिहार में जो है बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया था और पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य लड़ाई हुआ था। मिन्हाज के अनुसार
दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई थी। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? MBM हबीबुल्लाह के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, स्टेनली लेन पुल के द्वारा और RP त्रिपाठी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। RP त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा का समझते हुए कहा कि राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति न्याय सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी किंग थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं को ईश्वर का अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ऐबक था, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने जो है अपने के राजाओं का ईश्वरीय सिद्धांत दिया था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं ईश्वरियों के अधिकार सिद्धांत को समान प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और उसके बाद ही उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। और राजा जिले इल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, जिल्लीलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अकबर के द्वारा, बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बलबन के द्वारा जो है जिल्लीलाह शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है और दूसरा था कि सुल्तान जो है निरंकुश होना आवश्यक है सुल्तान को। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, बलबन के द्वारा कहा गया था, जिसे कहा जाता है नियाबत एक खुदा है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदार को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुगरिल खां ने किसके शासन काल में विद्रोह किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज खां। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा खिज खां। खिज खां के समय जो है तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खां का विद्रोह था। तुगरिल खां बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा ही पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहा। अंततः क्रुद्ध बलबन जो है अपने पुत्र के साथ बुर्गा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार जो है बलबन के समय तुगरिल खां विद्रोह किया था
और तुगलक खां के विद्रोह को दबाने के लिए अंत में बलबन खां जो है अपने पुत्र बुगरा खां के साथ वहां गया, जिससे वह तुगलक खां जो है वहां से भाग निकला। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज शुरू किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बलबन। बलबन के द्वारा जो है नवरोज त्योहार जो है शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल जो था 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। भारत में ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा था, जिसको नौरोज ईरानी नववर्ष भी कहा जाता है, जिसे फारसी नौरोज के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का भी शुरुआत किया था, जो फारसी परंपरा का अनुकरण है। तो आपसे पूछे कि नौरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और सिजदा और पाइबो जो प्रथा था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न खिलजी वंश से था। जो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसका शासन काल जो है खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक है। तो खिलजी वंश का प्रथम क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और रजिया सुल्तान। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने राजाभिषेक 1290 में किया। कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खरी यानी किलो गढ़ी के महल में कराया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे वर्ग के राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाता है। यह शब्द किसने लिखा है? ऑप्शन है बुलजले हेग, के एस लाल, ए एल श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बुलजले हेग। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि अलाउद्दीन जो है दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है। यह सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला था। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो तीन, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? ऑप्शन ए है जफर खां, बी है नुसरत खां, सी है अल्ब खां और डी है उल्लुग खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जफर खां। जफर खां जो अलाउद्दीन का सेनापति था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन एक प्रसिद्ध सेनापति जफर खां जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, वह किसका पत्नी था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह का, रणजीत सिंह का, राजा मान सिंह का, राणा रतन सिंह का। इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा रतन सिंह, जो रानी पद्मिनी का पति थे। पद्मिनी की पहली कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी
सहवाग के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन के की समता और सुलेमान पद्मिनी की तुलना शिवा से की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र, बी में है प्रताप रुद्रदेव, सी में है मलिक काफूर और डी में है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रामचंद्र देव। रामचंद्र देव उस समय वहां का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो यादव वंशीय शासक रामचंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहां का शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य कर दिया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के उपरांत रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, जिसके क्रोध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरोध के लिए भेजा था। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है खालसा भूमि जो खालसा भूमि कहते हैं अधिक विकसित हुआ था। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस व्यक्तियों को भूमि छीन ली जिन्होंने वह मिल्क, इदरार, इनाम व वक्फ, धर्मांत प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने का दावा किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने फसल के नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व में कुछ परिवर्तन किए। उन्होंने उपजाऊ का 50% भूभाग के रूप में निश्चित किया, जिसने अनाज के रूप में लेने के लिए जोरदार किया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने राजस्व उपज का 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि की दर अलाउद्दीन खिलजी के भांति 50% ही रहा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है अल्प खां, खरीज खां, उमर खां, मलिक काफूर। इनमें से ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वह कभी भी किसी के दरबार नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांव की पेशकश की थी तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किया। तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि मेरी खानकाह में 2 द्वार है, एक सुल्तान के प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान जलालुद्दीन
ने औलिया को बिना पूर्व सूचना से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसने शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की रियारत सॉरी जियारत के लिए रवाना हो गए। इस आधार पर औलिया सुल्तान के प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कराते रहे। कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती है जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मुइज़्ज़ुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है नुसरत खां, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नुसरत खां। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एस. लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह कैम्बे यानी खंभात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न, अन्य कीमती वस्तु हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर का हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खां ने उसे मलिक से छीन लिया, क्योंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन में है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुइज़्ज़ुद्दीन तुगलक, बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत का अगला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और इसका शासनकाल 1320 से लेकर 1398 तक इसका शासन था तुगलक वंश का। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुइज़्ज़ुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी और बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने सबसे अधिक दिन समय तक शासन किया था। ताकि दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की शासनावधि के निम्नानुसार मानी गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक किया था, जबकि मुहम्मद बिन तुगलक 26 वर्षों तक किया था और गयासुद्दीन तुगलक लगभग 20 से 21 वर्ष तक किया था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुइज़्ज़ुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक था, जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार काम किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल कर यथासंभव अधिक से अधिक रोजगार को नियुक्त देकर उसकी बेकारी की समस्या को हल करने के प्रयास किया था, जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुइज़्ज़ुद्दीन तुगलक,
और फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम था। है कि फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दान ए बंदगान की स्थापना किया गया था तथा दासों की शिक्षा को पूर्ण ध्यान रखा जाता था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या एक तीर्थ यात्री के लिए एक अतिथि गृह था। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक दार उल सफा का स्थापना किया गया था, जो एक खैराती अस्पताल के रूप में जाना जाता है। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल शिफा या सफा नामक एक खैराती अस्पताल का स्थापना भी किया था और उसमें कुशल हकीमें रखे गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी। इसका सही तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने फलों को सुधारने के लिए उपाय किया था। लगता है फिरोज शाह तुगलक ने बागवान में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए और उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने की उपाय किए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का समृद्ध प्राप्त है। सिंचाई को सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे उसे अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। अगला प्रश्न है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का, खिलजी वंश का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का स्थापना हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया, उसके पतन का तीव्र कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना किंतु उसे खिरीज खां ने पराजित कर दिया था। तो पूछे कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। और किसके समय किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में किया था। इस संप्रदाय का अंतिम वंश है लोधी वंश। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था और इसका शासनकाल था जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो पहला प्रश्न है लोधी वंश का किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सिकंदर लोधी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नगर को बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया था। नाप का प्रयोग जो है गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया था। अगला है विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इसमें पूछा गया है कि कौन था? तो ऑप्शन है देवराय प्रथम,
कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का और वीर नरसिंह राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसका स्थापना किया था और इसकी राजधानी जो है हम्पी को बनाया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनी राज्यों से गोवा छीना था। ऑप्शन है हरिहर 1, हरिहर 2, बुक्का 1, देवराय 2। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको हरिहर 2 ने बहमनी राज्य से गोवा छीना था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक शासन किया था, गद्दी पर बैठा था। उसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण किया। उसने कनरा, मैसूर, त्रिचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है कुतुब शाह, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इस्माइल आदिल खां, ऑप्शन सी है गजपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो है गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय। तब विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल और कोंडी बिंदु आदि किले जीत लिए थे। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाह के सेना यानी पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी और मुद्रा प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व संपत्ति, व्यापारी कर, व्यवसाय कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर था। सामाजिक और सामुदायिक कर भी था उस समय। अपराधों के लिए अर्थदंड था। भूमि भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भूभाग वसूल किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है हम्पी में मिलता है। हम्पी के खंड वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर ही अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय फारसी यात्री अब्दुल रजाक है जो विजयनगर साम्राज्य में भारत आया था। फारसी राजदूत था अब्दुल रजाक जो संगा वंश के शासक देवराय द्वितीय के समय 1422 से 46 तक शासन में विजयनगर आया था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नगर एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना किया था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है बुक्का। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना किया था जिसको माता के नाम पर था। कृष्णदेव राय
इसका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। विजयनगर साम्राज्य के टुल्लु वंश के शासक थे कृष्णदेवराय। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेवराय अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागलपुरम बसाया, जिसे वर्तमान में नागलपुरम ही कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में अवस्थित है। तो कृष्णदेवराय के माता का नाम नागालंबा था और उसके नाम पर नागलपुरम नगर के स्थापना कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था, और वह जो है आपको तुलु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरे युद्ध, पानीपत का खनवा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तब 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा और बीदर के संयुक्त सेना विजयनगर को पराजित किया था। तालीकोटा के युद्ध में 3 एक साथ था, जो बीजापुर था, अहमदनगर और गोलकोंडा और बीजा, चारों मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किया था। इस संयुक्त सेना केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ते के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राशि एवं तंगरी का 2 ग्रामों के बीच हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में था। तो आपके पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किस किस के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, तो वो गोलकोंडा हो जाएगा, बिदर हो जाएगा, अहमदपुर हो जाएगा। इसमें बरार जो है उसके साथ लड़ाई नहीं किया था। और जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक था उस समय सदाशिव राय था, और इस युद्ध को राजसी और तगरी का युद्ध भी कहा जाता है। अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन में कि दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो दीवाने अर्ज ऑप्शन है शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा से और वित्त विभाग से। तो दीवाने अर्ज जो था एक प्रकार का सैन्य विभाग से संबंधित है, जो कि रक्षा विभाग से है। दीवाने अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था, जो इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमाली कहलाता था। तो पूछे सैन्य विभाग का जो दीवाने अर्ज है उसका प्रमुख कौन था? आरिज ए मुमाली। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह एकता धारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ी का निरीक्षण करता था। अगला है, इसमें मिलाना है कि आपको निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद एवं उत्पाद पर लगाए वाले कर को इंगित करता है, यानी कौन सा जो है भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर है? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा खराज, खुम्स, उस और मुक्तई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको खराज, उस्र और मुक्तई। ये जो था आपको भूमि पर लगने वाला कर था, खराज, उस और मुक्तई, जबकि खुम्स जो था लूट के माल पर लगने वाला कर था। लगता है खराज, उस और मुक्तय भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता, जबकि खुश्म जो था एक उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। अपितु खुम्स जो है लूट का धन था। खुम्स लूट में शत्रु राज्य की जनता से लूट कर प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 सैनिक में बांट दिया जाता था और शेष जो है 1/5 राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन के समय और मोहम्मद तुगलक के समय 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में दिया, यानी जश्न इसका उल्टा कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय और मुहम्मद बिन तुगलक के समय। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि आपको जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित ऑप्शन ए है राज कानून से, ऑप्शन बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन सी है टकसाल से संबंधित कानून से, ऑप्शन डी है कृषि संबंधित कर से। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, राज के कानून से संबंधित। जवाबित का संबंध जो है राज का कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था?
ऑप्शन ए है गांव के सरपंच, ऑप्शन बी है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी है गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर था गांव के सरपंच। गांव के सरपंच को मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकदम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता था, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने के भी काम करते थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बना होता था? यानी सिक्के जो टांका था, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ऑप्शन ए है चांदी तांबा, ऑप्शन बी है सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी है चांदी तांबा जस्ता, ऑप्शन डी है सोना चांदी जस्ता तांबा। तो सही उत्तर हो जाएगा चांदी और तांबा का बना होता था। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं थे, जीतल और टांका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टांका और तांबे का जीतल चलाया था। संस्करणी भी चांदी का सिक्का होता था, यानी संस्करणी और आपको हो जाएगा टांका, दोनों चांदी को होता था। टांका और जीतल, जो जीतल तो तांबे के था, दोनों का अनुपात 1:48 था। तो आपसे पूछे कि जो सिक्का है टांका और जीतल का अनुपात कितना था, तो 1:48 होता था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य के संबंध में। सबसे पहला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था, एक मंदिर था, संत की झोपड़ी थी और मीनार था। का सही उत्तर हो जाएगा एक संत की झोपड़ी था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, सॉरी, यह एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो निर्माण का शुरुआत जो किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, सॉरी, कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया था, और उसका पूरा करवाया था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश ने के काल में इसका पूरा किया गया था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इनका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह गोलाकार और 5 मंजिला इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि हुई थी, जिस कारण फिरोज ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया था। तो आपको पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया था, और उसको पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और चौथी मंजिल जब उसको कुछ क्षति हुआ था तो उसको जो है पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल जोड़ा था, और वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है अलाय दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज शाह तुगलक के। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाय दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अलाय दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। 1311 ईस्वी में बनकर यह अलाय दरवाजा तैयार हुआ था। इल्तुतमिश का मकबरे की तरह इनमें चौकोर बड़ा कमरा है। इसका छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहरादार प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के साहित्य। इसमें पहला प्रश्न है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी है अलबर्नीन, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो सही उत्तर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज।
मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रिहला का, सुबह उल अस का, तारिक ए रशीदी का, रियाज उल सलातिन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रिहला। इब्न बतूता का पुस्तक जो है रिहला है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक लिखी। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीति का आलोचना की। अगला प्रश्न है कि बारामासा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के, इसामी का, मलिक मोहम्मद जायसी का, रज खान का सही उत्तर हो जाएगा आपको मोहम्मद जायसी का। बारामासा के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। बारामासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, खरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का साहित्य हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सलार मसूद गाजी, दरिया साहेब, इमाम साहब फकी में से एक से अधिक। ऑप्शन ये है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दरिया साहब। ज्ञानदीप नामक पुस्तक के लेखक है दरिया साहब। संत दरिया साहब ने ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार का रहने वाला था। सलार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, बी है शम्स सिराज, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी के द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा 680 से 718 ईसा पूर्व तक के बिन सिंध इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिच बेग फ्रेडूने बेग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है तारीख की फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन है शम्स सिराज अफीक, यहिया सरहिंदी, मिन्हाज सिराज इसामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शम्स अफीफ जो है इसका लेखक है तारीख फिरोज शाही का। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई दो अलग अलग फारसी ग्रंथ है। इसका शीर्षक समान है, इसलिए उपयुक्त एक जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 12वीं सदी, ऑप्शन है 13वीं सदी, ऑप्शन सी है 14वीं सदी और ऑप्शन डी है 15वीं सदी। अगला ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका उत्तर जो है फ्रेंड बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन बी दिया गया है, सॉरी ऑप्शन ए दिया गया है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है कि भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान हुआ माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं सदी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 12वीं सदी दिया था। अगला टॉपिक है कि उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है। इसमें पहला है कि बहमानी राज्य के संस्थापक कौन था? तो बहमानी राज्य के संस्थापन ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा और आसफ खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए अलाउद्दीन हसन। ढक्कन के अमीरान एक सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाय धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा प्रांतीय में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक अधीन था। गुलबर्ग का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दिल्ली के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर का पता प्रदान किया। अगला टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सबसे पहला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी ऋषि संप्रदाय, ऑप्शन सी चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोहरावर्दी संप्रदाय से था। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जिसका शासनकाल 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सूफी के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी आदि शामिल हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते हैं, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है कि सही भक्ति संतों के माध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ऑप्शन ए है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी है, पुरोहित वर्ग के सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। ऑप्शन डी है, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए है। सही भक्ति संत जो है इस भाषा को वह उसी भाषा में लिखा, इस भाषा में उसको संत समझते थे। अगला प्रश्न है कि नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में। इसका सही होगा उत्तर आपको उत्तर भारत में नामपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? ऑप्शन है कादरिया, ऑप्शन बी है फिरदौसिया, ऑप्शन सी है कलंदर, ऑप्शन डी है कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरदौसिया। भारत में सूफी सिलसिले का जो स्थापना हुआ था वह फिरदौसिया हुआ था। फिरदौसिया जो फिरदौसी कहा जाता है, सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले का प्रमुख प्रचारक था। और बिहार में पूछे कि इस सिलसिले का प्रमुख प्रचारक कौन था, तो हो जाएगा शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी। अब अगला टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश में प्रथम है बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 1530 ईस्वी में जो अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इसको बाबर हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था, बाबर के द्वारा किया गया था। कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर मुगल शासक वास्तव में तुर्क के चगताई नामक शाखा से था। इस शाखा का प्रसिद्ध मंगोल
नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के रूप में पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तुर्किस्तान क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा और अफगानों की अपनी फौज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता अच्छा था, जिससे पानीपत के युद्ध में बाबर का विजय प्राप्त हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त किया था। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया था। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवी शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना किसी दुर्दशा के संघर्ष में लीन हो जाता। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें से कथन पर विचार करना है। जब भारत में बाबर के बारे में तो कहता है, पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, बाबर के संबंध में है। दूसरा है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था। 3 है, प्रदेश में तैमूरिन राजवंश की स्थापना हुआ। ऑप्शन 4 है, युद्ध में तोपों का शुरुआत हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन 3 और 4 सही है। अगला टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह से पूछा गया प्रश्न। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खां, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां। शेर खां ने कहा था कि अगर बंगाल पर अधिकार करने दिया जाएगा तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अगला प्रश्न है कि इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी है इस्लाम शाह। ऑप्शन ई में उसमें से कोई नहीं आए या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु लगभग 1353 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित था, इसलिए बिहार लोग बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ई दिया गया था। अगला है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1532, ऑप्शन बी है 1531, ऑप्शन सी है 1533, ऑप्शन डी है 1536। तो चुनार का विद्रोह जो है 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में कालिंदी पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरुन्निसा बेगम। का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम के द्वारा बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीर मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था और
यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे का 4 बाग शैली में बाग को लगाया था। तो कहेगा कि आपका हाजी बेगम था जो हुमायूं का मकबरा बनाया था, उनकी पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम के नीचे अंकित है। तो सबसे पहले चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हो जाएगा, फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर कनौज का और सरहिंद का। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर स्थित दौरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह से पराजित हुआ था। हुमायूं जो है शेरशाह से पराजित हुआ था। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के विजय शेरखा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसे फरीद अल दीन शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम, जो कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा था और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम हो जाएगा। देवरा को 1532 में, चौसा को 39 में, कनौज को 1540 में और सरहिंद को 1555 में। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपने हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन डी है इस्लाम शाह। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने सबसे पहले जो सुल्तान के पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां सूरी हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम, मनेर, पावापुरी, सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सासाराम। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में अवस्थित है। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 6 है इसका आंसर मिस्टेक व सिकंदर लोदी बोला गया है, जो इसका सही उत्तर होगा आपका शेरशाह सूरी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक का, सिकंदर लोदी का, शेरशाह सूरी का या अकबर का? तो जब्ती प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी। जब्ती मुगल कानी राजवंश निर्माण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल में मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली के कई बदलाव किए और इसे वैज्ञानिक बनाया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईनी दसाला धारण किया था। अगला प्रश्न है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने कहा था? ऑप्शन अगर सही तो हो जाएगा एच जी किन के द्वारा यह बोला गया था। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन है तिलियागढ़ी, बी रोहतास, सी चुनार और डी चौसा।
तो ये 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा के युद्ध। अब अगला प्रश्न अकबर से संबंधित है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको अकबर। अकबर के बारे में बोला था। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है, जिसका जामा मस्जिद है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। उसमें महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। अकबर के द्वारा जो है सही उत्तर होगा तीर्थ जो है 1563 ईस्वी में समाप्त किया था और जजिया जो 1564 ईस्वी में समाप्त किया था और दास बोले तो 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ऑप्शन है 1590, 1575, 1576 और 1572। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिए थे। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया था तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। अगला प्रश्न है दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर के द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। ऑप्शन ई जो इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है जहांगीर से संबंधित है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस भारत आया था? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के और शाहजहां के या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा कि आपको थॉमस रो जो जहांगीर के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट
इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किए। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस स्वरूप ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को, थॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, उसमें से कोई नहीं। तो हॉकिंस को उन्होंने खान की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है इत्मा उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, नूरजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको नूरजहां के द्वारा इत्मा उद दौला का मकबरा बनाया गया था। इत्मा उद दौला का मकबरा नूरजहां ने 1682-1627 ईस्वी के मध्य अपने पिता के मृत्यु के बाद करवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है यह, जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार जो है पेत्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन कारी यानी पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना, मंदिरों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों और मार्बल का प्रयोग करना। देखा सही तो हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर का जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीकारी या प्राचीनकारी या पित्रा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रा द्वारा नामक जराव कार्य सर्वप्रथम इत्मा उद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था और नूरजहां का पिताजी थे इत्मा उद दौला, जिसको मिर्जा ग्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न शाहजहां से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा अकबर में दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर स्थापना किया था 1638 ईस्वी में। अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुशोभित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बुला पत्थर से निर्मित के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1639 में प्रारंभ हुआ था और लगभग आपको 9 साल में पूर्ण हुआ था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है, संभवतः यह विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, में से कोई नहीं। इसका उत्तर A.L. श्रीवास्तव होगा। अगला प्रश्न ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ का क्या थी? काबुल, गंधार, कुंदुज और गजनी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के रणनीतिक
आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर था। अगला प्रश्न है औरंगजेब का शासनकाल से संबंधित है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद क्या था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार और जजिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दारुल इस्लाम था, जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ होता है। औरंगजेब सर्वोपरि एवं उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसी की धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों तक गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में पवित्र न हो सके। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर जफर। ऑप्शन ए का सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। और मुगल का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1886 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान ने जब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण करने का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लगान निर्धारण कर था यह बटाई। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य है लगान निर्धारण की एक पद्धति, जिसे वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी: नस की मुक्ताई या कनकुत, नकदी अथवा जब्ती, गल्ला बख्शी अथवा बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, एक खेत बटाई, दूसरा लंक बटाई और तीसरा रास बटाई। अगला प्रश्न है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया गया था। 2 अस्पा, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद का दोगुना घोड़ा रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद का 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। मुगल प्रशासन में मोहतबसिब क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पद विभाग का अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक आचरण का अधिकारी था जो मोहतबसिब था। प्रशासन में मोहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस किसका इंगित करता है? चुंगी कर का, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुवाई कर। का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद एवं मांस इंगित करता है। मुगल प्रशासन में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद एवं मांस कहा जाता था। इस
मयूर गाल भी कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद करता था। सद यह भी दायित्व था कि उन अनुदानों का दुरुपयोग न हो। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? एक मुख्य अधिकारी था, सेना अधिकारी था, विदेशी विभाग था, लोक आचरण का अधिकारी था। इसका सही तो हो जाएगा मुख्य न्याय अधिकारी को मुख्य काजी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैन्य को सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव का स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य की सुगमता में भर्ती हेतु जो मनसब व्यवस्था शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित है। पहला प्रश्न है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा किया गया था। फ्रेंड इसमें जो है आपको आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन बी को ही सही माना था, अकबर। अगला प्रश्न है कि दस्तान ए अमीर हज्म का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा अब्सुदमद, मंसूर, मीर सैयद अली और अबुल हसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्सुदमद और मंसूर, दोनों जो है दस्तान ए अमीर हज्म का चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर के, शाहजहां का। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के समय। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के समय हुआ था। अगला प्रश्न है दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, उनमें से एक से अधिक यानी उससे कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में दसवंत और वसावन एक चित्रकार था। दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया था, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो दसवंत, वसावन, केशव या केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश। यह सभी जो अकबर के समय का चित्रकार सब था। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? जहांगीर के, हुमायूं के, शाहजहां के, अकबर का। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा जहांगीर के समय। अगला प्रश्न मुगल कालीन साहित्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी और कवितावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, साहित्य लहरी जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली लिखा गया है। साहित्य लहरी जो है आपको सूरदास की पुस्तक है। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। का सही उत्तर हो जाएगा आपको गुलबदन के बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूं नामा की रचना किया गया था।
बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी, जो फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा की प्रणय के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में इससे कुछ भी असमान हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा हम प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अगला प्रश्न है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से संबंध से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अहमद अब्दुल अहमद लाहौरी, उसमें से एक से अधिक में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल काल इतिहास को जानने में इस रचना का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है कि आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल कादिर के द्वारा, अकबर के द्वारा, ख्वाजा निजामुद्दीन के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखा गया था। आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इनमें से अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। अगला प्रश्न है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास के द्वारा, ईश्वर दास नगर के द्वारा, भीमसेन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यह सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास नागर के द्वारा फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक लिखा गया था। फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वर दास नगर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर किले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना भी शामिल है। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में, अरबी में, तुर्की में, उर्दू में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की में। तुजुक बाबरी बाबर का आत्मकथा जो स्वयं लिखा है तुर्की भाषा में है। अगला प्रश्न है मुगल काल एवं बीबी। पहला प्रश्न है उसके पिता पुत्र को मिलान करना है। इसमें है अकबर का पुत्र कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसका बाबर का पुत्र जो था उसमें हुमायूं था, मकरान था, अस्करी और हिमरान था, हिंदाल था। अकबर के 4 पुत्र थे। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 में बाबर का कमरान, अकबर का हो जाएगा आपको सलीम, शाहजहां का आपको हो जाएगा मुराद और जहांगीर का आपको हो जाएगा खुसरो खां। तो बाबर के पुत्र जो था 4 पुत्र था। एक था हुमायूं था, एक कमरान था, एक अस्करी और एक हिंदाल था। अकबर के भी पुत्र थे, सलीम थे, मुराद था और दनियाल था। शाहजहां का भी पुत्र था दरा सुको, शाहजहां, शाह शुजा, मुराद बख्श। जहांगीर के भी पुत्र थे खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, खुसरो और परवेज। अगला प्रश्न है इमारत है और उसके बनाने वाला या बनाने वाली सबको मिलान करना है। तो कहता है काबुल का बाग मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो काबुल का बाग मंदिर आपको बाबर के द्वारा बनाया गया था। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनाया गया है। और इत्मा उदौला का मकबरा जो नूर जहां के द्वारा बनाया गया, जो उनका पिता थे। तो इसका इस प्रकार आपको आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा,
पानीपत का तृतीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के द्वारा। ऑप्शन डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या गलती आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के द्वारा, यह आपका गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक को मुगल काल के दौरान काबुल, मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन है ब्रोंज, कालीकट, सूरत, कस्बे। का सही उत्तर हो जाएगा आपको सूरत। सूरत में जो था मुगल काल के समय बंदरगाह था, जो काबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची का, ट्रेवेनियर का, विलियम फिंच का, अब्दुल अहमद लाहौरी का। जैसे सही हो जाएगा विलियम फिंच के द्वारा यह कहा था। अगला प्रश्न सिख संप्रदाय से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है नानक, ऑप्शन बी है तेग बहादुर, ऑप्शन सी है हरगोविंद, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। क्या सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? भागलपुर, गया, पटना, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक है? तो इसका सही तो हो जाएगा पटना। पटना में जो हरमंदिर है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिबा में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, मराठा राज और संघ। पहला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। तो शिवाजी की राजधानी जो था रायगढ़ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी। तो यह शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो मंत्री होता था, पेशवा जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा था आमद अथवा मजमुदार, जो वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। तीसरा था वक्यानवीस या मंत्री, जो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। अगला है सचिव अथवा सुरुनवीस, जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। तीसरा है सुमंत या दबीर, जो विदेश मंत्री था। अगला है सेनापति या सर नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। अगला 7वां है पंडित राव, जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। 8वां है न्यायाधीश, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते थे। अगला का मिलान करना है, मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली में निम्नलिखित में मिलान कीजिए। सचिव था, जो पत्राचार का प्रभारी होता था, और पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था। सुमंत विदेश मंत्री और आमद वित्त मंत्री होता था। अगला प्रश्न है आपको, अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, शिवाजी के द्वारा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। अष्टप्रधान मंत्री थे विजयनगर का, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मराठा में जो था अष्टप्रधान था। अगला प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा का, तालुकदारी प्रथा का, कुतुबशाही प्रथा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो सरंजामी प्रथा जो था मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थे। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है मराठा का मुगल प्रशासन का जो है मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित है। अब पहला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस सुल्तान मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बहादुर शाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अलीगौहर था। अपने पिता आलमगीर की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली के दरबार से बाहर रहा और दिल्ली के सिंहासन 1760 ईस्वी में 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 हो गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, पेशावर से बनारस तक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड इसमें से आप सब कोई आंसर सही नहीं है। प्रश्न है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमरते दिल्ली के काल लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार बीपीएससी जो है इस प्रश्न को जब पूछा था इसको निरस्त कर दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर आपको शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत है। फ्रेंड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो हम आपको आधुनिक भारत का लेकर आएंगे, जो अब तक जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है उस सारा का सेट रहेगा। धन्यवाद।